नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर। और आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। शाम को ऑफिस से लौटा तो पत्नी ने खबर दी, नैन्सी के मकान का सौदा हो गया है, इसी महीने रजिस्ट्री भी हो जाएगी। यह सुनकर मेरा मन खिन्न हो गया। चाय का कप लिए मैं छत पर आ गया। मेरी छत से लगा हुआ नैन्सी का मकान सुनसान पड़ा था। बहारों के मौसम में भी पौधों से लदे गमले सूखे मुरझाए पड़े थे। मैंने छत से झुककर उनके पोर्च पर नजर डाली तो सिर्फ नारंगी फूलों वाली बेल फूलों से लदी हुई थी। याद आ गया, पिछले महीने ही तो 27 वर्षीय नैन्सी ने अपनी बेहद नर्म आवाज से बतलाया था, पवन भाई, पूरे 3 साल हो गए इस बेल को लगाए हुए, लेकिन इक्का दुक्का से ज्यादा फूल खिलते नहीं। इस बार नहीं फूल खिले तो काट दूंगी। यह सुनकर अम्मा बीच में ही बोली, ना ना बिटिया, ऐसा ना करना। हरी बेल को कभी काटना नहीं चाहिए, पाप लगता है। खाद पानी डालती रहो, देखना इस बार लहकेगी। ठीक है चाची, कहकर नैन्सी छोटे से लॉन की सफाई में लग गई। और वाकई इस साल बेल ऐसी लहकी की पत्तियां दिखलाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसे देखकर गद्द होने वाली माँ बेटी न जाने जीवन की किस उलझन को सुलझाने में लगी थी। लहकती बेल की खूबसूरती को जी भर कर देखने का वक्त ही नहीं निकाल सकी थी। 6 साल पहले मुसलमान परिवार ने घर के बगल में अपना घर बनाना शुरू किया तो अम्मा बड़बड़ाई थी, ये मुसलमान तो बड़े गुस्से वाले और लड़ाकू होते हैं, कहीं हमारी शांति न भंग कर दें। मकान बनने में पूरा 1 साल लगा। इस बीच नैन्सी और उसकी अम्मी के मृदुल एवं सहयोगी स्वभाव से अम्मा का डर धीरे धीरे कम होता चला गया। गृह प्रवेश के बाद जब वे रहने आ गए तो पंडिताइन अम्मा ने उनके रहन सहन, खान पान और रोजमर्रा की गतिविधियों का बड़ी बारीकी से अध्ययन करना शुरू कर दिया। भोपाल वाली जिज्जी तो कह रही थी कि मुसलमान हफ्ते में एक बार शुक्रवार को ही नहाते हैं। पास बैठते हैं तो तेज गरम मसाले और लहसुन प्याज की बदबू आती है उनके कपड़ों से। लेकिन नैन्सी के घर तो मेरी पत्नी बीच में बोल पड़ी, सुबह 5 बजे उठ जाती है माँ बेटियां, फिर पूरे घर का झाड़ू पोछा। 8 बजे तक नैन्सी के दोनों भाई और वो खुद अपने बुटीक के लिए नहा धोकर खा पी कर निकल जाते हैं। दिन में नैन्सी की अम्मी किताबें पढ़ती है, पूरा घर चमचमाता रहता है उनका। यह सुनकर मुझे तसल्ली हुई। एक दिन मैंने देखा, अम्मा अपनी सफेद धोती के आंचल से एक कटोरी ढांक कर नैन्सी के घर दाखिल हो रही हैं। लौटी तो कटोरी को वैसे ही ढांक कर ले आई और अपनी थाली लगाने लगी। मैंने उत्सुकतावश पूछ लिया, क्या लाई हो अम्मा, और क्या ले गई थी? कुछ नहीं पवन, नैन्सी को अरवी के पत्तों की बेसन वाली सब्जी पसंद है, वही देने गई थी। उसकी अम्मी ने पकौड़ों वाली कढ़ी दे दी, ले थोड़ी तू भी चख ले। खाना बहुत अच्छा बनाती है नैन्सी की अम्मी। छुआछूत पर विश्वास रखने वाली अम्मा मुसलमान के घर उठना बैठना और खाने की चीजों का आदान प्रदान करने लगी है। यह देखकर बेहद आश्चर्य हुआ। मेरा बेटा नीलेश 5 साल का होने वाला था, लेकिन स्कूल के नाम पर दहाड़े मारकर रो देता था। जितने दिन भी नर्सरी स्कूल गया, क्लास की खिड़की से बाहर बैठी दादी को बार बार आवाजें देता रहा। नैन्सी का छोटा भाई 12वीं के बाद प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगा था। मोहल्ले के 4-5 बच्चे शाम को उसके पास ट्यूशन पढ़ने आते थे। अम्मा नीलेश को बैग के साथ रोज उसके पास ले जाने लगी। अम्मा दूसरे कमरे में नैन्सी की अम्मी से बातें करती हुई कभी सब्जी काटने लगती तो कभी बुटीक की साड़ियों और ब्लाउज में पीको फॉल करने या बखिया करने लगती। दादी बैठी है इसी भरोसे से, और नीलेश हम उम्र बच्चों के साथ बैठकर पढ़ने लगा। धीरे धीरे नीलेश खुद ही 4 बजते ही बस्ता उठाकर नैन्सी के घर जाने लगा। पढ़ाई खत्म होने के बाद
नैन्सी की अम्मी बच्चों को चॉकलेट बिस्कुट देते हुए कहती, शुक्रिया बोलिए। जब मुसलमान बच्चे घर आते हैं, अल्लाह हाफिज कहते हैं तो देखा देखी नीलेश भी अल्लाह हाफिज बोलने लगा। अब वह घर में किसी भी चीज को लेते हुए शुक्रिया कहता और घर जाते हुए अल्लाह हाफिज कहने लगा। घर में तो वह धमा चौकड़ी मचाए रहता, लेकिन नैन्सी के घर बड़ी ही तहजीब से बैठता और आप करके छोटे बड़े सभी से बातें करने लगता। कट्टर रूढ़िवादी पंडित घर की मेरी पत्नी ने नीलेश के संस्कारों में उर्दू एवं मुस्लिम संस्कृति को घुलते मिलते देखा तो उसके दिमाग में अलगाववादी कीड़ा कुलबुलाने लगा। क्या सीख रहा है नीलेश ये? क्यों धन्यवाद की जगह बात बात पर शुक्रिया कहने लगा है? और ट्यूशन पढ़ने जाते समय मेरे और अम्मा के पैर छूकर अल्लाह हाफिज कहता है। अगर हमारे परिवार वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे? यही न कि ब्राह्मण को मुस्लिम संस्कार सिखा रहे हो। बचपन में सीखी गई बातें ही तो बच्चा जीवन भर याद रखता है। हमारे वार्तालाप के समय मैंने देखा कि नीलेश पूजा घर में अम्मा के साथ बैठा श्लोक दोहरा रहा है और बीच बीच में हाथ उठाकर घंटी भी बजा देता है। इत्मीनान की सांस लेकर मैं बोल उठा, शांति, अब समय बदल गया है। अब हमें बच्चों को अपने संस्कारों के अलावा दूसरे धर्मों, खास तौर पर इस्लाम धर्म के अच्छे संस्कारों से भी परिचित कराना चाहिए, ताकि बड़े होने के बाद मुसलमानों के साथ मेलजोल बढ़ाने, साथ रहने, काम करने में जरा भी हिचक पैदा न हो। लोगों ने हिंदू मुसलमानों के बीच लकीरें खींचकर देश के दो टुकड़े कर दिए और अब कितने टुकड़े होते देखते रहेंगे हम। शांति, हमारे नीलेश को अप्रत्यक्ष रूप से बचपन में ही मुस्लिम तहजीब वालों के साथ रहने का मौका मिल रहा है। इससे वह अपनी संकीर्ण सोच के दायरे से बाहर निकलकर दूसरे कल्चर के साथ घुल मिलकर अपने व्यक्तित्व का विकास ही करेगा। उसे सोच का विस्तार, आकाश मिलेगा। वह अपनी कुंठाओं और धार्मिक दायरों से बाहर आकर हिंदू मुसलमानों के बारे में अलग अलग नहीं सोचेगा, बल्कि वह सिर्फ इंसानों के बारे में सोचेगा। धर्मनिरपेक्षता का पाठ हम नहीं पढ़ाएंगे बच्चों को, तो देश सिर्फ जातिवाद और धर्म को लेकर होने वाले दंगे फसादों का ही मैदान बना रहेगा। बच्चों को बचपन में सिखलाया जाना चाहिए कि हिंदू धर्म और इस्लाम को मानने वालों में मूलभूत रूप से कोई भेदभाव नहीं है। बच्चों के बड़े होने तक तथा कथित कट्टर पंडित और मौलवियों को अपने रोटी सेकने व स्वार्थ भरी कुचालों को तर्क वितर्क करके समझने की सूझबूझ पैदा करना हमारा कर्तव्य है। तभी तो हम धर्मनिरपेक्ष देश की कल्पना कर सकते हैं। मेरी भारी भरकम बातें शांति सुनती रही, लेकिन उस दिन के बाद उसने कभी भी नीलेश को रोका नहीं। नैन्सी का परिवार मेरे परिवार के साथ बहुत घुल मिल गया। पत्नी दूसरी बार माँ बनने वाली थी। नीलेश कभी कभी नैन्सी के साथ सो जाता। नैन्सी की सुंदरता और शालीनता देखकर मेरी पत्नी अक्सर उसे छेड़ते हुए कहती, जब तुम्हारी शादी होगी तो जवाई बाबू को पहले ही समझा देना कि हम तुम्हारे जैसे ही बहू लाएंगे नीलेश के लिए। समझ गई न? सुनकर नैन्सी शर्मा जाती। सोच लो, हम हिंदू हैं, बाद में मुकर तो न जाओगे। नैन्सी तपाक से कहती, हिंदू मुसलमान तो हमने बनाए हैं भाभी, पहले तो हम इंसान हैं। वादा रहा, जिंदगी रही तो निभाऊंगी जरूर। यह सुनकर कट्टरवादिता मुंह छिपाने लगती और धर्मनिरपेक्षता भरी मस्ती भरी अंगड़ाइयां लेने लगती। अम्मा ईद के समय नैन्सी के लिए जोड़ा मेहंदी और सेवइयों के साथ चूड़ियां जरूर भिजवाती। दिवाली, होली पर नैन्सी की अम्मी अपने हाथ से दही बड़े, खोए से गुलाब जामुन और स्वादिष्ट गुजिया बनाकर भिजवाती।
अम्मा और नैन्सी की अम्मी दोनों शाम को पोर्च में कुर्सी डाले दुनिया जहां की बातें करते हुए ठहाके लगाती। दोनों पड़ोसी परिवार एक दूसरे के पूरक बन गए थे। लेकिन अचानक नैन्सी के मकान बेचने के फैसले ने हम सबको विचलित कर दिया। नैन्सी ने बुटीक के पेपर गिरवी रखकर लोन लेकर बड़ी मेहनत से मकान बनवाया था। मकान बेचने का उसका अप्रत्याशित फैसला मुझे हजारों सवालों के रेगिस्तान ले गया, जहां दूर दूर तक जवाबों की कोई झील नहीं थी। धीर गंभीर नैन्सी अपनी समस्याओं को अपनी अम्मी के साथ भी नहीं बांटती थी। कहीं सुनकर अम्मी ने सदमा ले लिया तो क्या होगा। 8 साल से अब्बू के इंतकाल के बाद अम्मी ही तो उसका एकमात्र सहारा थी। भाई की अचानक मौत के बाद नैन्सी के अब्बू ने उनके दोनों बच्चों को अपने पास रखकर परवरिश की। उनके मरने के बाद नैन्सी ने उनके कॉल को पूरा करने के लिए कमसिन भाइयों को अपने साथ ही रखा। एक बुटीक की कमाई और खाने वाले 5 पेट रबर की तरह कहां तक खिंचती उसकी आमदनी। मकान के लोन की किस्त भी हर महीने जमा करनी पड़ती थी। नैन्सी से पूछने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन इतना तो समझ आ गया कि जरूर कोई बड़ी और गहरी वजह है जिसने नैन्सी को इतनी मेहनत और प्यार से बनाए गए मकान का सौदा करने के लिए मजबूर किया है। नैन्सी का मकान बिक गया। अम्मा तो काठ की हो गई और नीलेश का रो रो कर बुरा हाल था। श्रीवास्तव के परिवार का सामान ट्रक से उतरने लगा। 3 बेटियां, 2 बेटे, भरा पूरा घर। श्रीवास्तव जी नगर निगम में इंजीनियर थे। बमुश्किल एक रात ही कटी थी कि दूसरे दिन मजदूरों ने मेन गेट उखाड़ने की प्रक्रिया में इतनी जोर से संबल की चोटें मारे कि दिमाग की नसें तड़कने लगी। मेन गेट को चेंज किया गया। कमरों के फर्श को उखाड़कर संगमरमर बिठाया गया। लकड़ी की अलमारियां और कबर्ड बनने लगे। पूरे दिन ठक ठक की आवाजें आती रहती। कस्बे में लोग कहीं न कहीं आपस में टकरा ही जाते। उस दिन ऑफिस में सहकर्मी ने बर्थडे की पार्टी दी तो मैंने श्रीवास्तव के मझले बेटे को उसी होटल में दोस्तों के साथ बियर पीते, मटन खाते देखा। इत्तेफाकन एक दिन देर रात को ऑफिस से लौटने लगा तो श्रीवास्तव को इंग्लिश शराब की दुकान से अखबार में बोतल लपेटे गाड़ी में रखते देखा। कट्टर ब्राह्मण परिवार अपने संस्कारों एवं क्रियाकलापों से वास्तव में कितना ब्राह्मण रह गया है, यह सोचकर ही मन अफसोस से भर गया। उस दिन शाम को सामान लेने मैं पत्नी और नीलेश के साथ खरीदारी कर रहा था कि नीलेश जोर जोर से चिल्लाने लगा, नैन्सी दीदी, नैन्सी दीदी, और स्कूटर से उतरकर भीड़ भरी सड़क की दूसरी तरफ खड़ी नैन्सी और अम्मी की तरफ तेजी से भागने लगा। नैन्सी उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी और धीरे धीरे सड़क पार करके हमारे पास आकर खड़ी हो गई। नैन्सी की अम्मी दुबली हो गई थी और नैन्सी का गुलाब सा चेहरा वक्त के थपेड़ों में धुंधला गया था। अम्मा बहुत याद करती हैं आंटी आप लोगों को, पत्नी बोली। नैन्सी की आंखें गीली हो गईं और वह मेरी पत्नी के कंधे पर सिर रखकर फपक कर पड़ी। क्यों बेच दिया नैन्सी तुमने मकान? ऐसी क्या मजबूरी थी? मैं अपने अंदर की बेचैनी को दबा नहीं सका। भरे गले से हिचकियों के साथ बोले गए नैन्सी के एक एक शब्द मुझे भीतर तक चीरते चले गए। मेरे दोनों भाई 28-29 साल के होकर भी आर्थिक रूप से मेरी कोई मदद नहीं करते थे। सिलाई में कंपटीशन और कारीगरों की मनमानी की वजह से बुटीक की आमदनी से 5 लोगों का गुजारा नहीं हो पा रहा था। पिछले 8 महीनों से मैं बैंक लोन की किस्त भी जमा नहीं कर सकी थी। बेरोजगार भाई ने लव मैरिज कर एक और जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल दी। अम्मी काम करने के लिए कहती तो वे दोनों सीना जोरी पर उतर कर कहते, मकान में हमारा भी हिस्सा है, हम यहीं रहेंगे।
जब काम मिलेगा तभी तो करेंगे ना। तो मैं क्या करती पवन भाई? लड़के ने शादी करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि हमें आसरा देने वाली बड़ी बहन अभी तक कुंवारी है, पहले उसकी शादी करना चाहिए। इसलिए मकान बेचकर बैंक लोन चुकाया और एक फ्लैट लिया शहर से जरा बाहर। अब वहाँ दो दो कमरों के 2 मकान बनाए जा रहे हैं, एक दोनों लड़कों के लिए, एक हम माँ बेटी के लिए। नैन्सी की अम्मी ने खुलासा किया। अपने की खुदगर्जी और बेहिसी सी इंसान को तोड़ देती है। जिन भाइयों को पालते पालते नैन्सी ने अपनी पूरी कमाई, अपनी उम्र का खुशनुमा वक्त सहरा बनाकर गंवा दिया, उन निकम्मे भाइयों ने एक बार भी उम्र गंवाती खुशियों से बेदखल हुई बहन के बारे में नहीं सोचा। बस यही दस्तूर रह गया अब हमारे समाज का। नैन्सी बुआ के घर चलिए ना, दादी आज पंजीरी बनाएंगी, आपको तो बहुत पसंद है ना। नीलेश नैन्सी के गले में नन्ही नन्ही बाहें डालकर बोला। आएंगे बेटा आएंगे, जब श्रीवास्तव जी गृह प्रवेश करेंगे तब जरूर आएंगे। घर में घुसते ही नीलेश ने सबसे पहले अम्मा को नैन्सी से मुलाकात का विवरण दिया तो अम्मा की आंखों में दरिया उतर आया। बूढ़े चेहरे पर अफसोस और उदासी की रेखाएं खिंच गईं। पड़ोस से घिसाई मशीन की घर घर और ठोकने पीटने की आवाजें आ रही थी। शाम को दूध लेने डिब्बा लेकर बाहर निकला तो श्रीवास्तव कार से उतर रहे थे। औपचारिक मुस्कान के आदान प्रदान के साथ हाथ मिलाते हुए मैंने पूछ लिया, कब कर रहे हैं गृह प्रवेश? मुझे नैन्सी के आने का बेसब्री से इंतजार था। अभी समय लगेगा, बहुत सारा काम बाकी है अभी करवाना, लेकिन मकान तो पूरी तरह से रहने लायक था। नैन्सी का परिवार 7 सालों से रह रहा था और बहुत अच्छा मेंटेन भी किया था। एक्चुअली अब हम किचन की टाइल्स और नीचे का फर्श बदल रहे हैं। क्यों? वे लोग मुसलमान थे, सालों से नॉनवेज पकाकर खा रहे थे। मसालों के और नॉनवेज के छींटे टाइल्स और नीचे के फर्श पर पड़े होंगे। फर्श पर रखकर मटन मछली काटा और साफ किया होगा। हम सूर्य कुल के ब्राह्मण हैं, ऐसी जगह का कच्चा पक्का खाना कैसे पका सकते हैं? और कमरों की जिस फर्श पर उन्होंने नमाजें और फतेहा पढ़ी होगी, वहां भगवान की मूर्तियां कैसे स्थापित कर सकते हैं? वाइफ तो टॉयलेट के इंडियन और कमोड पार्ट भी बदलने के लिए जोर दे रही है। मुसलमानों द्वारा उपयोग में लाई गई चीजों का हम ब्राह्मण कैसे प्रयोग कर सकते हैं? श्रीवास्तव जी की तर्कहीन बातें सुनकर मेरे कानों में हजारों सवाल धधकने लगे और दिल में अफसोस का हाहाकार मच गया। खुद को बहुत संयत करने के बावजूद अपने रोष को छिपा नहीं सका। श्रीवास्तव जी जिनकी रसोई के मांसाहारी खानों के छींटे पड़ने के भ्रम में आपने इतना ज्यादा रुपया और समय बर्बाद किया है कि वे लोग मांसाहारी थे, हालांकि वे मांसाहारी नहीं थे। मुसलमान होकर भी पूरी तरह से शाकाहारी भोजन का सेवन करते थे। प्रतिदिन नहा धोकर घर को मंदिर की तरह साफ रखते थे। रहा सवाल नमाज और फातिहा पढ़ने के लिए मुसलमान परिवार द्वारा इस्तेमाल किए गए फर्श को उखाड़कर नया फर्श लगाने का, तो मुसलमान तो अपनी नमाजों में अपने शरीर के अलावा हिंदुओं की तरह रोली, चंदन, दिया बाती, फूल पत्ती, नारियल, धूप प्रसाद, पानी आदि किसी सामग्री का इस्तेमाल नहीं करते। फिर फर्श के अपवित्र या गंदा होने का प्रश्न ही कहाँ उठता है? श्रीवास्तव को मेरी बातें सुनकर वह स्तब्ध रह गए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें जरूर करें।